तो अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो मेरा नाम अदिति शर्मा है। कंप्यूटर साइंस मेरा पेपर 2 है, जिसके साथ में मैं डेली आप लोगों के सामने आती हूँ। सो पेपर 1 और पेपर 2 डेली आप लोग मेरे साथ में पढ़ सकते हैं। अगर आप सभी लोगों को लगता है कि आप इसी तरीके से, है ना, लर्निंग सिस्टम की तरफ काम करना चाहते हैं, तो आप सभी लोगों के लिए JRF अड्डा एप्लीकेशन है। इफ यू विश, इफ यू वांट, तो आपके पास में बहुत सारी फ्री चीजें हैं यहाँ पर अवेलेबल है। फ्री लाइव टेस्ट हो गया, क्विज हो गया। अभी मैंने अनाउंस भी किया था कि आप सभी लोगों के लिए जो है वो अब एग्जाम है अगले 18 दिन में, बहुत सारी फ्री क्लासेस होंगी एप्लीकेशन पे। लाइव क्विज तो डेली हो ही रहा है आप लोगों के लिए, तो आप दे सकते हो। बाकी दिसंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके लिए दिसंबर का कोर्स भी है, जिसमें कंप्लीट पेपर 1 और पेपर 2 होगा। वैलिडिटी, क्रेडिबिलिटी और रिलायबिलिटी, तीनों में डिफरेंस क्या है? वैलिडिटी का मतलब है सच, सही, है ना, यानी कि एक्यूरेट होना, एक्यूरेट, एकदम सही होना, वैध होना, सटीक होना, सही होना। क्रेडिबिलिटी का मतलब क्या है? क्रेडिबिलिटी का मतलब है पॉपुलर होना, पॉपुलर होना, ज्यादा से ज्यादा लोगों का उस पर ट्रस्ट होना, है ना, ट्रस्ट वर्दी बनना। जया, सुषमा, रेखा तीनों ने यूज किया निरमा, तीनों ने उसका प्रचार किया। ज्यादा लोगों को लगा अरे जया जी ने भी बोला है, सुषमा जी ने भी बोला है, रेखा जी ने भी बोला है, हम भी जरा निरमा लेके देखते हैं, है ना। तो हमने भी निरमा लेके देखा तो हमने बोला हाँ यार सही है, निरमा तो सही चीज है, क्रेडिबल है। बट निरमा को वॉशिंग मशीन में डाल के देखिए, सारा वॉशिंग मशीन का भी कबाड़ा हो जाएगा, कपड़ों का भी कबाड़ा हो जाएगा। तो जरूरी तो नहीं है ना कि वो ठीक है। और रिलायबिलिटी का क्या मतलब है? रिलायबिलिटी का मतलब होना है कंसिस्टेंट होना, कंसिस्टेंट होना, यानी कि अपनी रिजल्ट को, अपने बातों को रिपीट करना, दोहराना। कोई एक चीज बार 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 वही चीज आप जब रिपीट करते हो तो उसे हम लोग कहते हैं रिलायबल होना। वैलिडिटी का क्या मतलब निकाला? वैलिडिटी का मतलब ये है मैम, जब हम सभी लोग वो चीज मेजर करना चाह रहे हैं उसी चीज को मेजर करें, यानी जो हम बोल रहे हैं वही चीज हम करें, तब हम उसे कहते हैं वैलिड होना। ठीक है, हम वो चीज एक्सपेक्ट कर रहे थे और वही चीज हो गई, हमारी एक्सपेक्टेशन और हम रियलिटी दोनों मैच कर गए, तो वैलिडिटी आपकी कैसी हो गई? वेरी वेरी हाई हो गई है। अब मान लीजिए कि इस तरीके से आपने वेट मेजर किया, जैसे कि यहाँ पर हो रहा है। हमारा भी यही कुछ हाल होता है जब हम वेट मशीन पे जाते हैं। वेइंग मशीन पर हम गए, हमने हमारा वेट को मेजर किया। आप जब वेइंग मशीन पर जाकर अपना वेट मेजर कर रहे हो तो हर बार आपका वेट सेम ही आ रहा है। उसी दिन आपने जाके 4-5 बार मेजर किया, सेम आ रहा है, बार बार आए जा रहा है, वही आए जा रहा है, वही आए जा रहा है, तो रिलायबिलिटी तो हाई हो गई। क्यों? आपका रिजल्ट बार बार रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है। रिजल्ट तो आपका बार बार रिपीट हो रहा है ना, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बट हो क्या रहा है? गड़बड़। गड़बड़ ये हो रहा है कि जो आप लोगों का वेट है वो 4 किलो से गलत आ रहा है। गलत क्यों आ रहा है? क्योंकि कांटा 0 पे था ही नहीं, है ना। कांटा जो था वो 0 पे था ही नहीं, वो 4 कम से शुरू हो रहा था, तो गलत आएगा ना, गलत रिजल्ट आएगा। जैसे पेट्रोल पंप पर आप जाते हो, पेट्रोल पंप पर आप जाते हो और बोलते हो कि भैया 500 का पेट्रोल डाल दीजिए, तो वो 100 का डाल के बोलता है कि भाई साहब हो गया। बोले अरे नहीं नहीं 500 का डालना था। ठीक है, तो वो क्या करता है, अच्छा अच्छा जी, उस दौरान वो आपसे बात कर करके व्यवहार बना लेता है और फिर वो 100 से ही शुरू करता है। तो एक्चुअली में उसने आपको 400 का ही पेट्रोल डाला है, 100 रुपए का चूना लगा दिया, पर हमको पता ही नहीं चलता है। तो ये क्या है? ये क्या है? ये आपकी रिलायबिलिटी तो थी पर इसमें वैलिडिटी कहीं नहीं थी। तो कुल मिला के वैलिडिटी का क्या मतलब हुआ? वैलिडिटी का मतलब ये हुआ कि रिजल्ट्स का सही आना। ये जो 4 किलो का घपला हो रहा है, ये घपला नहीं होना चाहिए था। वैलिडिटी जो है वो आप लोगों के लिए देखो कैसे डिवाइडेड है। कंटेंट वैलिडिटी होती है, क्राइटेरियन रिलेटेड होती है, कंस्ट्रक्ट रिलेटेड होती है और फेस रिलेटेड होती है। सबसे पहले देखो कंटेंट वैलिडिटी हम लोग पढ़ेंगे। कंटेंट वैलिडिटी मतलब कि आप सभी लोग जो है वो एकदम डिटेल के अंदर एनालाइज कर रहे हो कि जो चीज हम मेजर करना चाहते थे क्या हम वो मेजर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हम चेक करना चाहते हैं कि किसी का ईक्यू कैसा है। ईक्यू का क्या मतलब होता है? इमोशनल कोशेंट। जैसे आईक्यू होता है ना, जो आप सब लोगों में बिल्कुल भी नहीं है, वैसे ही ईक्यू नहीं, आप सब लोगों में बहुत ज्यादा है, गलती से वो स्लिप ऑफ टंग हो गया था। जैसे कि आप सब लोगों में बहुत ज्यादा है आईक्यू, वैसे ही ईक्यू भी एक चीज होती है, इमोशनल कोशेंट। अब मान लीजिए कि आप चेक करना चाहते हैं कि किसी का इमोशनल जो कोशेंट है वो कैसा है। ठीक है, आप चेक करना चाहते हो तो आप क्या करोगे? आप बकायदा पूरे की पूरी 5 स्केल बनाए हो, अलग अलग तरीके के सवाल आप पूछोगे, अलग अलग तरीके से आप उसको मेजर करोगे, एकदम डिटेल के अंदर एनालिसिस करोगे।
क्राइटेरियन वैलिडिटी क्या होती है? क्राइटेरियन वैलिडिटी होती है कि आप सभी लोगों ने कुछ रिजल्ट्स निकालने का पहले से डिसाइड किया हुआ था, यानी कि जब आप आउटकम्स पर कॉन्सेंट्रेट करके प्रिडिक्ट कर रहे हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो, आपके काम कर रहे हो, तब हम उसे कहते हैं क्राइटेरियन वैलिडिटी। हमने पहले से क्राइटेरिया डिसाइड किया होता है कि हमें ये आउटपुट में चाहिए, है ना, हमने क्राइटेरिया सेट किया कि ये हमको आउटपुट में चाहिए। अब उसी आउटपुट के अकॉर्डिंग, आउटकम के अकॉर्डिंग हम जब लोग काम करें और ये चेक करें कि हाँ जो हमने आउटकम बना रखे थे, जो क्राइटेरिया हमने सेट किया था, हम उसे फुलफिल कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, देन इट इज कॉल्ड एज क्राइटेरियन वैलिडिटी। फिर आती है आपकी कॉन्करेंट वैलिडिटी। देखो कॉन्करेंट का हिंदी अनुवाद होता ही क्या है, दो चीजें जो सेम समय पे चल रही होती है। कॉन्करेंट मतलब पैरेलल में चलना, साइमल्टेनियसली काम करना, दो चीजें जब एक साथ चलती है जब हम उन्हें बोलते हैं कॉन्करेंट। एक ऐसा मेथड जिसके अंदर हम ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग टेस्ट के कंपैरिजन के अंदर एक नया टेस्ट बनाते हैं और फिर उन दोनों के रिजल्ट्स को एनालाइज करके चेक करते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है। अगला देखें प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। प्रिडिक्टिव वैलिडिटी कौन सी टाइप की वैलिडिटी है? जिसके अंदर हम सभी लोग, मान लीजिए कि कोई भी एक ऐसा टेस्ट कर रहे हैं जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम पहले से एक प्रिडिक्शन के बिहाफ पर काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक आईटी कंपनी है ना, उस आईटी कंपनी ने एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के लिए बहुत सारे लोगों को क्या कर लिया है, यहाँ पर उनका हायरिंग करने की जरूरत है। अब क्या हुआ कि इंटरव्यू अगर एक एक का करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो वो क्या करते हैं, वो बेसिकली एक टेस्ट बना लेते हैं और उस टेस्ट को उन्हें बोलते हैं कि अब आप इस टेस्ट को दीजिए। उस टेस्ट को देने के बाद में जिन लोगों ने उस टेस्ट को क्वालिफाई किया उनको तो सिलेक्ट कर लेते हैं और जो नहीं कर पाए उनको रिजेक्ट कर देते हैं। जैसे हमारा एग्जामिनेशन, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, जिसके पास में नेट का सर्टिफिकेट है उनको वो वेरीफाई कर देते हैं और बोल देते हैं कि जी ठीक है, आप बिल्कुल वैलिड है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, फॉर्म फिल करने के लिए आप एकदम एलिजिबल हैं, आपके पास नेट का सर्टिफिकेट है। जिनके पास नहीं है वो कॉलेज में प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल नहीं है। देन आती है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। कंस्ट्रक्ट मतलब जैसा मैंने बोला, जिन चीजों को हम इनडायरेक्टली मेजर करना चाहते हैं। तो अब जैसे डिप्रेशन है, हम उसको डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते कि कितना डिप्रेशन हो रहा है, बट उसके आसपास के ऐसे बहुत सारे इनडायरेक्ट मेजर्स होंगे, बहुत सारे ऐसे इंटेंट या इंटेंशनल चीजें होगी उसके आसपास जिसके थ्रू हम जज कर सकते हैं कि इस बंदे को कितना डिप्रेशन हो रहा है। अब मान लीजिए कि हम सभी लोगों को जज करना है कि भाई सामने वाले बंदे को कितना डिप्रेशन हो रहा है, तो हम क्या देखेंगे, हम उसकी एक्टिविटीज को देखेंगे कि वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है, कितना खाना खा रहा है, कितना सो रहा है। जैसे यूजुअली ऐसे कहा जाता है ना, जिनको बहुत डिप्रेशन होता है वो बहुत सोते हैं। हम अपनी बातें नहीं कर रहे हैं, हम भी बहुत ज्यादा सोते होंगे, बट अपने आप को ये मत बोलना शुरू कर देना, घर में ये बात फैला दो कि हम बहुत सोते हैं इसलिए क्योंकि हमको डिप्रेशन हो रहा है। ये सब फालतू की बातें फैलाने की जरूरत नहीं है। हम इंडिया में रहते हैं, आपने वो मीम देखा है जिसमें ऐसा बोलता है वो कि मम्मी मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, तो फिर मम्मी बोलती है कि पापा से पूछ के जाना। बोले पापा मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, तो बोले कहीं नहीं जाना है। दादी मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, तो बड़ों के पैर छू के जाओ जहाँ भी जाते हो। तो हम वो वाले सिनेरियो से निकल के आए हैं, तो हम वो डिप्रेशन में एलिजिबल नहीं है हमारा गेम। बट आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ, कि टेस्ट मेजर कर रहा है जो वो इंटेंट कर रहा है, क्योंकि डायरेक्टली इन्हें हम मेजर नहीं कर सकते हैं। कोई भी एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक जिसको हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, आसपास की चीजों से हमें उन्हें मेजर करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करिएगा कि डिप्रेशन का मैंने बात करी, डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो आप बहुत सारी साइकोलॉजिकल रिसर्च यहाँ पर प्रेजेंट है जो आपको एनालाइज करके देखेगी उनका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, उनका एनर्जी लेवल कैसा है ना, किस तरीके का उनका बिहेवियर है। ये सारी चीजों से ही हम लोग जज कर पाएंगे कि क्या आप लोगों का डिप्रेशन होता है। कन्वर्जेंट का मतलब ये है जब दो या दो से ज्यादा टेस्ट सेम कंस्ट्रक्ट को क्या करें, आप लोगों के लिए जज करके दे, तब हम उसे कहते हैं कन्वर्जेंट वैलिडिटी। और डाइवर्जेंट वैलिडिटी का मतलब ये है डिफरेंट आपके कंस्ट्रक्ट्स को मेजर करने के लिए जब हम अलग अलग टेस्ट लगाते हैं तब हम उन्हें क्या कहते हैं, तब हम उन्हें कहते हैं डाइवर्जेंट वैलिडिटी। ठीक है, किसी एक सिंगल पॉइंट पर लेके आना, किसी एक सिंगल कंस्ट्रेंट के लिए अलग अलग टेस्ट लगाना, आपका कन्वर्जेंट। और आप लोगों के अलग अलग टेस्ट से हम, या बेसिकली एक सिंगल टेस्ट से हम अलग अलग कंस्ट्रक्ट को मेजर करें, तब हम उसे कहते हैं डाइवर्जेंट वैलिडिटी।
फिर आती है सबसे इजी फेस वैलिडिटी, मतलब अगर मैं ऊपर ऊपर से चीजें चेक कर रही हूँ, ईक्यू मुझे चेक करना है तो मैं ये देखूंगी कि उनसे मैं सिंपल ईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस, इमोशनल क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन, सेल्फ अवेयरनेस से रिलेटेड, पर्सनालिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछूंगी तो मुझे पता लग जाएगा कि इसका ईक्यू कैसा है। ऊपर ऊपर से चीजों को देखकर जवाब लेना, उसे हम लोग कहते हैं फेस आपकी वैलिडिटी। डिड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्रोड्यूसेस द चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल, इंटरनल वैलिडिटी। Are you able to generalize your results on sample to the population? External validity. आप बढ़िया तरीके से causation को remember करने की कोशिश कर रहे थे, causation जो है वो लगाने की कोशिश कर रहे थे, बट कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैम आपकी इंटरनल वैलिडिटी को हार्म कर सकती है, खतरनाक हो सकती है इंटरनल वैलिडिटी की, जैसे कि हिस्ट्री। मान लीजिए कि कुछ ऐसी चीजें आप हिस्टोरिकल रिसर्च कर रहे थे और कुछ ऐसी चीजें हैं जो चेंज हो गई, कुछ अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स हैं जिसकी वजह से आपकी स्टडी चेंज हो गई, आपके आउटकम चेंज हो गए। फिर आता है मैचुरेशन। मैचुरेशन का मतलब ये है कि धीरे धीरे जब टाइम के साथ आप आगे बढ़ते हैं तो आपकी जो सैंपल है वो भी आगे बढ़ रही है, वो भी मैच्योर हो रही है। तो जो वो पहले रिजल्ट्स आपको दे रही थी, जो पहले आपको उनसे डेटा मिल रहा था, जरूरी तो नहीं है ना कि अभी भी आपको वही डेटा मिलेगा। और अगर आपको डेटा सेम नहीं मिल रहा है पार्टिसिपेंट से तो आपके रिजल्ट्स भी सेम नहीं होंगे, एक्यूरेट नहीं होंगे, उनके अंदर भी वेरिएशंस आएंगे। फिर टेस्टिंग भी मैटर करता है ना। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, टेस्ट से रिलेटेड बहुत सारे बायसनेस, बहुत सारे एरर्स आ सकते हैं। अगर पहले से मैं किसी को बता दूं कि मैं तेरे को टेस्ट कर रहा हूं तो आपको पता है कि उसके रिस्पॉन्स में क्या आएगा, चेंज आएगा, रिस्पॉन्सर्स बायसनेस, हमने पढ़ी थी ये चीज। तो इमेजिन करिए कि आपने किसी चीज को प्री टेस्ट किया है, तो प्री टेस्ट के बाद में जो पोस्ट टेस्ट है उसमें उसका इन्फ्लुएंस आएगा, उसमें उसका इन्फ्लुएंस आने के चांसेस बन जाएंगे। सही है। देन आता है पार्टिसिपेंट का सिलेक्शन। भाई ये भी डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से पार्टिसिपेंट को सिलेक्ट किया है। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपकी नेचुरल सेटिंग के अंदर वो रिजल्ट्स ना आए जो आपके एक्सटर्नल आपके दूसरी सेटिंग में आ रहे थे। मान लो बीच के अंदर ही आपका जो पार्टिसिपेंट है वो ड्रॉप आउट कर देता है, वो क्या बोलता है कि मैं नहीं खेल रहा, मेरे को मजा नहीं आ रहा, मेरे को खेलना ही नहीं तुम्हारे साथ, पार्टिसिपेंट बीच में छोड़ के चला गया। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो उसे हम लोग बोलते हैं आर्टरीशन। फिर आता है रिग्रेशन टू द मीन। रिग्रेशन टू द मीन का मतलब ये होता है कि जो आपके एक्सट्रीम स्कोर्स होते हैं वो आपके एवरेज स्कोर से बहुत ही ज्यादा क्या करें, सिमिलर होने लग जाए। ठीक है ना। इंस्ट्रूमेंटेशन पर भी हो सकता है कि भाई जिस तरीके से आप क्या कर रहे थे, आप लोगों के वेरिएबल को मेजर कर रहे थे, वो वेरिएबल का मेजर करने का तरीका चेंज हो सकता है, इक्विपमेंट चेंज हो सकता है, उसकी वजह से भी इंटरनल वैलिडिटी के अंदर हार्म हो सकता है। ठीक है। सोशल इंटरैक्शन हो सकता है, पार्टिसिपेंट्स हो गए और पार्टिसिपेंट्स जब है बाहर जाता है, 10 लोगों से बात करता है तो भाई उसका भी परसेप्शन चेंज हो सकता है। कुल मिला के सब्जेक्टिविटी सबसे बड़ा क्या है, थ्रेट है आपके इंटरनल वैलिडिटी को। एक्सटर्नल वैलिडिटी के भी कुछ क्या हो सकते हैं, थ्रेट्स हो सकते हैं, जैसे कि सैंपल का बायसनेस होना। ठीक है। सैम्पलिंग एरर होगी तो जनरलाइज करने में डिफिकल्टी होगी। हिस्ट्री तो हो ही गई, जैसा मैंने आपको बताया। ऑब्जर्वर का बायसनेस होना, ये भी हमने बात करी थी अभी, ऑब्जर्वर का बायस होना। देन आप लोगों के हॉथरन इफेक्ट। हॉथरन इफेक्ट का मतलब क्या होता है, अभी अभी मैंने आपको बताया था, जब यूजुअली हम लोगों को पता चल जाए कि आपको कोई देख रहा है, वो याद है ना, विलेज सीन बनाया था, घर की फोटो बनाई थी रूम की, जब पता लग जाए कि मम्मी हमारे रूम में आने वाली है तो बिल्कुल फुल ऑन क्लीनिंग चालू हो जाती है, पढ़ाई शुरू हो जाती है हमारी रूम के अंदर। तो हॉथरन इफेक्ट भी हो सकता है। अगर मुझे पता है कि कोई मुझे ऑब्जर्व करना है, कोई मुझसे डेटा कलेक्ट कर रहा है, तो मैं चला के क्या करूंगी, चला के ऑब्वियसली अच्छा डेटा रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूंगी। टेस्टिंग इफेक्ट भी आ सकते हैं कि प्री और पोस्ट टेस्ट का इन्फ्लुएंस आ सकता है, एप्टीट्यूड ट्रीटमेंट में इशू हो सकता है, सिचुएशन टेस्ट का प्रॉब्लम हो सकता है। सबसे बड़ा एक्सटर्नल वैलिडिटी का थ्रेड मैं आपको बताऊं, आपने आर्टिफिशियल सेटिंग्स थी, क्योंकि आपने खुद की सेटिंग्स के अंदर सैंपल को टेस्ट किया था। अब आप नेचुरल सेटिंग में जा रहे हो, क्योंकि पॉपुलेशन तो नेचुरल सेटिंग के अंदर है। तो जब आप ये करने की कोशिश कर रहे हो तब क्या होता है, तब आपकी एक्सटर्नल वैलिडिटी हार्म हो सकती है।